हेलो गाइज, नमस्कार। और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर वर्जियस तथा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया का सेकेंड पार्ट। अगर आप लोगों ने क्रिया की पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर के पहले क्रिया की पहली वीडियो देखिए। हमने बहुत अच्छे ढंग से उसमें कवर किया है और कुछ नया सीखा है। और ये जो है ना, ये क्रिया का सेकेंड पार्ट है। तो क्रिया की फर्स्ट पार्ट पूरी हो गई है और हम देखेंगे क्रिया का सेकेंड पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने हिंदी का कई टॉपिक कवर किया है, जिसमें कारक हो गया, भाषा बोलियाँ हो गई, कि हमने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत विस्तृत ढंग से कवर किया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस सब नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिए, और बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। तो क्रिया आज हम देखेंगे संरचना या रचना या गठन के आधार पर क्रिया, जो क्रिया के भेद होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे संरचना, रचना या गठन के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, तो इसके देखिए कई भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, कृदंत क्रिया हो गई, नाम धातु क्रिया हो गई। ठीक है, तो आइए सबके बारे में आज डिटेल से देखते हैं। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त का मतलब ये होता है जुड़ा होना, मतलब दो या दो से अधिक चीज़ों से जुड़ा होना। देखिए क्या है इसकी परिभाषा, देखिए जब दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर, जब दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर क्रियाओं का निर्माण हो। धातु आप लोगों को तो पता है ना दोस्तों, धातु का मतलब होता है ऐसी क्रिया जो स्वतंत्र रूप में हो, जो किसी से जुड़ी नहीं हो। ठीक है, जिसमें उस उपसर्ग, प्रत्यय, पद कुछ भी नहीं जुड़ा हो, अपने मूल रूप में है, उसी को बोलते हैं धातु बोलते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। सतेंद्र सो चुका है। ठीक है, सोना क्या है? एक क्रिया है। यहाँ पर देखिए चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सभी तो एक तरह से क्रिया ही हैं। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक क्रियाएं जो है मिल के काम कर रही हैं, एक संयुक्त क्रिया का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, जानकी दौड़ रही है, देखें दौड़ना एक क्रिया है, और रही है ये भी एक क्रिया है। तो दो क्रियाएं यहाँ पर मिलकर एक क्रिया का कार्य कर रही हैं। देखिए बारिश होने लगी, होना भी एक क्रिया है और लगी मतलब ये भी एक क्रिया है। तो इस तरह से दोनों मिलकर संयुक्त क्रिया का निर्माण कर गई। अब आगे देखिए, अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आता ना तो वीडियो को 2 से 3 बार पॉज कर करके देखिएगा, उदाहरण समझोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। परिभाषा नहीं समझ में आती है, उदाहरण देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और हम देखेंगे संयुक्त क्रिया के भी भेद देखेंगे। ठीक है, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं संयुक्त क्रिया के भेद कितने हैं। सबसे पहले देखेंगे आरंभ बोधक क्रिया। ठीक है, ये संयुक्त क्रिया के भेद हैं, ये संयुक्त क्रिया के भेद है। और इसका जो पहला है ना, ये आरंभ बोधक क्रिया है। ठीक है, आरंभ बोधक क्रिया मतलब कि आपको इसके मतलब अर्थ से ही पता चल रहा है कि आरंभ का बोध कर रहा, शुरुआत का बोध कर रहा है। तो जिस क्रिया में शुरुआत का बोध कराए उसको आरंभ बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे देखें, मीरा गाना गाने लगी। ठीक है, मीरा गाना गाने लगी, इसका मतलब इसने आरंभ ही किया है। अरुण भागने लगा, इसका मतलब ये अभी इसने आरंभ किया। क्या मतलब आरंभ क्या किया? भागने वाला, मतलब भागने का आरंभ कब किया? अभी किया। इसमें देखिए खुद ही आपको पता चल जाएगा, सेंस से पता चल जाएगा, भाव से पता चल जाएगा कि इसमें आरंभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। मतलब इसमें समाप्ति का बोध होगा, समझ रहे हैं ना, समाप्ति का बोध होगा ऐसी संयुक्त क्रिया। देखिए यहाँ पर भी है समाप्ति होना। वह जा चुका है, देखिए वह जा चुका है, इसका मतलब क्या? मतलब वह जा तो रहा था बट वहाँ पहुँच चुका है, मतलब जा चुका है वहाँ पर। यहाँ पर समाप्ति का एक तरह से भाव आ रहा। वह खाना खा चुका है, मतलब वो खाने आने को अभी बाकी नहीं है, उसने खाना खा लिया है, वो काम को ख़त्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ठीक, उसके बाद देखेंगे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें क्या होता है? अभ्यास मतलब अभ्यास का बोध कराता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस चुपचाप इसका जो आप हेडिंग देख रहे हो ना, हेडिंग का मतलब समझ लो, बस उतना ही बहुत है। इसमें सिंपल सी बात है, जब अभ्यास बोधक का मतलब कि कुछ ऐसा कार्य करेगा जिसमें कि अभ्यास नजर आएगा, अभ्यास करेगा उस कार्य में। तो देखिए जैसे उदाहरण देखिए, वह गाना गाया करता था, मतलब वो गाना गाया करता था, इसका मतलब कि वो कई बार उस गाने को गाया होगा, मतलब अभ्यास किया होगा। ठीक है, मतलब वो हमेशा से वो कार्य करता रहा होगा, वही चीज़ है इसका मतलब। जैसे मैं पढ़ाया करता हूँ, मैं पढ़ाया करता हूँ, इसका मतलब मैं पढ़ाया करता हूँ तो कई बार पढ़ाया मैंने, अभ्यास क्या है? पढ़ाने का। तो वही चीज़ें है, मैं पढ़ाया करता हूँ। अब देखिए शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया। शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया क्या मतलब है? इसमें आपको सामर्थ्य दिखेगी,
इसमें किसी की सामर्थ्य का बोध दर्शाएगा, किसी की शक्ति का बोध दर्शाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, मैं दरवाज़ा तोड़ सकता हूँ, मतलब इसमें आपकी शक्ति दिखा रखा है, हाँ मैं कर सकता हूँ। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये हमारे मतलब मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मतलब इसमें दिखा रही है, आपकी शक्ति दिखा रही है, आपकी सामर्थ्य दिखा रही है कि हाँ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। मैं दरवाज़ा तोड़ सकता हूँ, मतलब इसमें आपकी शक्ति दिखा रही है कि हाँ मैं दरवाज़ा तोड़ सकता हूँ, आपकी सामर्थ्य दिखा रही है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। तो सिंपल सी बात है, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया है तो इसमें निश्चयता का भाव आएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, राकेश सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। देखिए इसमें निश्चितता का भाव है कि नहीं है, अवश्य, मतलब राकेश सफलता निश्चित ही एक तरह से प्राप्त करेगा, अवश्य ही प्राप्त करेगा, वही चीज़ें हैं। देखिए उसे पुरस्कार जरूर मिलेगा, यहाँ भी देखिए निश्चितता आ गई, उसे पुरस्कार जरूर मिलेगा। तो इसमें निश्चयता में आपका अवश्य जरूर ये सब चीज़ें आ जाए तो वही होती है निश्चयता बोधक। नेक्स्ट है इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें इच्छा, वही इच्छा का बोध होगा, कोई ऐसी मतलब क्रिया जिसमें इच्छा से रिलेटेड होगी, वही चीज़ें। देखिए मैं दौड़ना चाहता हूँ, जैसे लोग कहते हैं ना कि चलिए हमने आपसे बोला सर मैं जाना चाहता हूँ, सर मैं खाना चाहता हूँ, सर मैं पीना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें आप अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, तो इसमें इन्होंने अपनी इच्छा को प्रकट किया है, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, मतलब ये बात किसी व्यक्ति से कह रहे हैं और उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद संयुक्त क्रिया के अंतर्गत हम देखेंगे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। क्या देखेंगे, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त का मतलब होता है पुनरुक्ति, मतलब कि जब किसी को बोलते हैं ना कि दो शब्द और या फिर दो समान ध्वनि इस टाइप से निकलना, पुनरुक्ति करना। ठीक है, कोई भी एक शब्द जो मतलब कि बार बार आए या एक बार दो बार आए इस टाइप से। जैसे उदाहरण देखिए, इसका एग्जाम्पल से देखिए, एक मिनट दोस्तों, हाँ इसकी परिभाषा देखिए, जब वाक्य में प्रायोगिक तौर पर दो सह शब्द, सह मतलब साथ होता है, दो सह शब्द आए या फिर दो समान ध्वनि वाले शब्द आए, मतलब जो है इसमें क्या दिया है, दो सह शब्द आए या फिर दो समान ध्वनि वाले शब्द आए। आइए उदाहरण देखते हैं। उसका आना जाना, देखिए ये दो सह शब्द है, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना रोटी वोटी, आना जाना, इस टाइप से ऐसे शब्द, तो ये सह शब्द होते हैं। या फिर समान ध्वनि हो, ये देखिए वह भाग दौड़ करता रहता है या फिर वह घूमता फिरता रहता है। जैसे आप आम बोलचाल की भाषा में बोलते हो ना कि अरे तुमने रोटी वोटी खाई, या फिर वह घूमता फिरता रहता है, अरे उसकी क्या बात करते हो यार, वो तो घूमता फिरता रहता है, तो घूमता फिरता। तो ऐसे वाक्य अगर आ जाए, मतलब सॉरी ऐसे शब्द आ जाएँ तो वही चीज़ तो हो गई, पुनरुक्ति होनी। पुनरुक्ति का मतलब कि सॉरी बार बार अपना मतलब एक तरह से उसकी वो आना, दोबारा उसका रिपीट होना, वही तो हुई पुनरुक्ति। तो आना जाना, भाग दौड़, जैसे जब भी आप कोई चीज़ आप बोलोगे ना स्पीड में या फिर जैसे, तो आना के साथ जाना आप जरूर ही लगा दोगे। जैसे आप कहते हैं ना कि अरे यार उसका तो आना जाना लगा रहता है, आप ऐसे तो नहीं बोलते कि अरे उसका आना लगा रहता है। आप जब भी अधिकांश बोलेंगे तो आना जाना लगा रहता है, या फिर यही बोलोगे कि आप भाग दौड़ करते रहते हो। आप तो ये थोड़े ना बोलोगे कि आप भाग करते रहते हो, आप जब भी बोलोगे भाग के साथ दौड़ भी लगा दोगे, तो वही होती है सब पुनरुक्ति क्रिया। उसके बाद देखते हैं अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। यह क्या है, यह किसी क्रिया को पूरा करने के लिए अवकाश का बोध हो। ठीक है, किसी क्रिया को पूरा करने के लिए अवकाश का बोध हो। जैसे देखिए क्या है, मोनू बहुत मुश्किल से हॉस्टल गया, वापस आने न पाए। ठीक है, मोनू बहुत मुश्किल से हॉस्टल गया, वापस आने न पाए। दूसरा देखिए, चोर मुश्किल से पकड़ा है, भागने न पाए। इसमें क्या है, इसमें जैसे कि एक तरह से देखा जाए तो दो वाक्यों को जोड़ता है। मोनू बहुत मुश्किल से हॉस्टल गया है, ठीक है, वापस आने न पाए। इसका मतलब कि इसमें दो वाक्य जोड़ रहे हैं और उन दोनों जो वाक्य है ना, तो एक दूसरे के ऊपर लगभग में ये निर्भर है, तो इसको बोलते हैं अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। देखिए मोनू यहाँ पर है, चोर मुश्किल से पकड़ा है, मतलब कि चोर मुश्किल से पकड़ाया है, भागने न पाए। यहाँ पर मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रित टाइप का दिखाई दे रहा है।
तो ऐसे वाक्य जो होते हैं, सॉरी क्रिया, ये अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होती हैं। उसके बाद आता है नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। नित्यता का मतलब, नित्य का मतलब होता है लगातार, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपल सी बात है, जब नित्य का मतलब लगातार है तो लगातार होने का भाव या फिर कभी खत्म न होने का भाव आ जाए तो बस वही होती है संयुक्त क्रिया। जैसे उदाहरण देखिए, पृथ्वी घूम रही है, जो पृथ्वी है तो ये घूम रही है, तो इसका मतलब भाई सिंपल सी बात है कि ये तो कभी खत्म ही नहीं हुई, मतलब इसके घूमने का कार्य तो कभी रुकेगा नहीं, हमेशा घूमती रहेगी। या फिर इसके लगातार ये तो घूमती ही रहेगी ना। ये होती है यूनिवर्सल फैक्ट। इसमें जो है नित्यता बोधक में आपका प्राकृतिक हो गया, ऐसी चीज़ें मतलब कि जो मतलब हमेशा चलती रहे, ठीक है। हम प्राकृतिक चीज़ों को इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि प्राकृतिक चीज़ें हैं ये लगातार नहीं होती। जैसे मान के चलिए कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद मतलब हम रुक ही जाएंगे अगर हम कहीं चल रहे हैं तो। जबकि प्राकृतिक चीज़ें हैं तो वो तो हमेशा चलती रहेंगी। सॉरी, जैसे देखिए यहाँ पृथ्वी घूम रही है, तो सिंपल से उदाहरण मिल गया हमको कि यह तो हमेशा ज़िंदगी भर नाचती रहेगी। नदी बह रही है, नदी है तो नदी हमेशा तो एक तरह से है ना कि हमेशा बहती रहेगी, मतलब 100 साल नहीं, 500, 1000, लाख, 2 साल, 2 लाख, इस तरह से तो इसका मतलब लगातार बहना तो चालू रहेगा ना। तो इसीलिए बोला गया है कि लगातार होने का भाव रहता है। उसके बाद आता है अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें अनुमति मिलेगी वही, श्रीमान क्या मैं जाऊं, अनुमति मांग रहे हैं, मुझे जीने दीजिए, मुझे जीने दीजिए। इसका मतलब कोई परेशान कर रहा है किसी को तो बोल रहे कि मुझे जीने दीजिए, मतलब एक तरह से अनुमति मांग रहे हैं, ठीक है। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, इसमें आपको आवश्यकता मतलब किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, उस टाइप से। इसमें कर्तव्य दिखेगा। देखिए हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, इसमें कर्तव्य दिख रहा है। उसे सबल होने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता है, इसमें आवश्यकता दिख रही है। किसकी आवश्यकता है, पढ़ाई की, तो इसमें आवश्यकता दिखाई दे रही है और इसमें हमें कर्तव्य दिखाई दे रहा। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्या है हमारा कर्तव्य नहीं है ना। एक मिनट दोस्तों, हाँ एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्रिया नाम धातु क्रिया, अब आइए देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या देखेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, देखिए एक कार्य जो है समाप्त करके दूसरे कार्य में लग जाना, जो क्रिया पहले समाप्त हो जाती है वही पूर्वकालिक क्रिया होती है। मतलब पूर्वकालिक मतलब क्या हुआ कि एक क्रिया तो होगी ही होगी, लेकिन उसके पहले एक और क्रिया होगी, ठीक है। मतलब इसमें 2 क्रियाएं होंगी, कितनी, 2 क्रियाएं होंगी। एक क्रिया होगी प्लस उसके पहले भी एक क्रिया हुई रहेगी, तो इसको 2, इसमें जो है 2 क्रियाएं होती हैं। एक जैसे ही कार्य समाप्त होगा, एक जैसे ही क्रिया समाप्त होगी वैसे ही एक दूसरी क्रिया भी शुरू हो जाएगी। देखिए इसमें आप देखिए परिभाषा देखिए, एक कार्य समाप्त करके दूसरे कार्य में लग जाना, मतलब जैसे क्रिया समाप्त होगी फिर दूसरी क्रिया होने लगेगी, ठीक है। उसी को बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जो है इसका देखिए मतलब भी हो गया पूर्वकालिक मतलब कि पहले की, ठीक है, मतलब पहले की क्रिया। तो जो क्रिया पहले समाप्त हो जाती है वही पूर्वकालिक क्रिया होगी, ठीक है। जैसे 2 क्रियाएं हुई तो पहली क्रिया जो समाप्त होगी उसी को बोलेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए यह क्रिया ना होकर के, एक मिनट दोस्तों, हाँ, यह क्रिया ना होकर के क्रिया विशेषण का कार्य करती है। समझ में आया, यह एक तरह से क्रिया ना होकर के क्रिया विशेषण का कार्य करती है। फिर देखिए इसमें क्रिया में कर लगा था। देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें जैसे जो क्रिया है ना उसमें मोस्टली आपको प्रायः कर लगा हुआ मिलेगा, आप समझ जाना, बस वही पूर्वकालिक क्रिया है। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। आदर्शनी नहाकर पढ़ने लगी, आदर्शनी नहाकर पढ़ने लगी। देखिए इसमें 2 क्रिया है, पहला नहाना हो गया और दूसरा पढ़ना हो गया। तो इसमें क्या हमने पढ़ा, क्या था हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था
जब एक कार्य समाप्त करके दूसरे कार्य में लग जाना। तो देखिए आदर्शनी नहाकर पढ़ने लगी, इसने नहाना वाला जो क्रिया है, जो नहाने वाला क्रिया है, इसको समाप्त करके दूसरा कार्य आरंभ कर दी, पढ़ने वाला हो गया ना। इसमें नहाने वाला कार्य जो है इसमें समाप्त कर दिया, उसके बाद पढ़ने लगे, मतलब दूसरा कार्य शुरू कर दिया, क्रिया। तो अब क्या हुआ, इसको हम पूर्वकालिक क्रिया मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि जो पहले वाली क्रिया होती ना उसी को हम पूर्वकालिक क्रिया मानेंगे। और दूसरी बात, जिसमें कर लगा होगा, तो देखिए कर किसमें लगा है लास्ट में, नहा कर, तो यही हो गई हमारी पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा उदाहरण देखिए, वह दौड़कर जाएगा। क्या? वह दौड़कर जाएगा। इसमें देखिए जाएगा प्लस दौड़ करके दो क्रिया हुई, दौड़ना प्लस जाना। तो जो पहले वाला है, जो पहले वाली क्रिया हुई, हम उसको पूर्वकालिक क्रिया मानेंगे। उसमें कर लगा होगा, तो सिंपल सी बात, ये दौड़ है प्लस कर है। तीसरा देखिए, वह पढ़कर सो गया, मतलब पढ़ा फिर उसके बाद सोया, दो क्रियाएं हुई। बट हम पहले वाले को क्या मानेंगे? पूर्वकालिक मानेंगे, और उसमें कर लगा होना चाहिए। तो जिसमें कर लगा है वही हमारी पूर्वकालिक हो गई। तो देखिए इसमें कर लगा है ऑलरेडी, ठीक है। देखा, जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है इसमें कर्ता जो है स्वयं कार्य को न करके अन्य के द्वारा करवाता है, ठीक है। यह करवाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे उदाहरण देखिए, मैंने सनी से पत्र लिखवाया। इसमें देखिए सनी ने पत्र लिखा है, मैंने नहीं लिखा। पिताजी बच्चे को शिक्षक से पढ़वाते हैं। अब इसमें देखिए प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्लस द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम जो प्रेरणार्थक क्रिया है ना, इसमें कर्ता जो होते हैं ना स्वयं प्रेरणा देता है किसी दूसरे को। इसमें कर्ता स्वयं दूसरे को प्रेरणा देता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है, माँ बच्चे को जगाती है, नौकर हम लोगों के लिए भोजन बनाता है। इसमें अगर प्रेरणा की बात करें तो जैसे मैंने बोला अपनी माँ से, माँ बच्चे को जगाना, ठीक है, नौकर हम लोगों के लिए भोजन बनाना, मतलब हम डायरेक्ट प्रेरणा दे रहे हैं माँ को कि माँ आप बच्चे को जगाओ, नौकर आप हम लोगों के लिए खाना बनाओ, ठीक है। तो इसमें कर्ता जो है स्वयं प्रेरणा देता है खुद, ठीक है। अब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया देखिए, इसमें क्या है, इसमें क्या है, कर्ता स्वयं न कर करके दूसरे से कार्य करवाने के लिए प्रेरणा देता है। अब इसमें क्या है, इसमें अधिकतर आपको वाना, इसमें वाना टाइप का लगा होगा लास्ट में। अगर एक तरह से देखा जाए तो अगर इसकी पहचान ही होती है, वाना है या फिर वाता है। जैसे यहाँ देखिए है ना, वाता, वाते, वाता, वाना। अब इसका उदाहरण अगर हम देखेंगे तो पिताजी बच्चे को शिक्षक से पढ़वाते हैं। इसमें देखिए द्वितीय प्रेरणार्थक में जो कर्ता है ना वो डायरेक्टली नहीं पढ़ा रहा, इसमें किसी दूसरे के माध्यम से शिक्षक मतलब बच्चे को पढ़वाया जा रहा है, शिक्षक से पढ़वाया जा रहा है। रवीश नौकर को मनीष से बुलवाता है। रवीश जो है नौकर को मनीष से बुलवाता है, रवीश खुद नहीं बुला रहे हैं, ठीक है, नौकर के माध्यम से रवीश को बुलवा रहे हैं। अब इसका देखिए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का मेन एग्जाम्पल से देखिए। जैसे अभी हमने बोला ना, आपको एक उदाहरण के माध्यम से दिखाएंगे क्या है क्या नहीं है। जैसे हमने बोला माँ आज चावल बनाना, ये हो तो हुआ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। माँ आज चावल बनाना, हमने माँ को आदेश दिया, हमने माँ को प्रेरणा दी कि आप चावल बनाओ, माँ आप चावल बनाना। लेकिन इसका जब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे तो पता है हम क्या बोलेंगे, हम उसको ऐसे बोलेंगे, माँ आज चावल बनवाना, माँ आज चावल बनवाना। देखिए लास्ट में इसके वाना आ गया, वाना, वाते, वाते, वाता, वाना, वाने। तो पहले माध्यम में माँ आज चावल बनाना, और जबकि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में माँ आज चावल बनवाना है। इसका मतलब हुआ कि माँ जो है वो चावल बनवाएगी किसी दूसरे के माध्यम से, ना कि खुद। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। बस इतना जानिए कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं प्रेरणा देता है किसी को कार्य करने के लिए, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता जो है किसी अन्य के माध्यम से करवाने की चेष्टा करता है। बस ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्त। हाँ, उसके बाद आता है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होती है? ऐसे मतलब क्रिया, कृदंत क्रिया, एक मिनट दोस्तों। हाँ, ऐसी क्रिया जो कृत प्रत्यय से बनी हो उसी को बोलते हैं कृदंत क्रिया। ऐसी क्रिया जो कृत प्रत्यय से बने हो, मतलब कृत प्रत्यय से बने क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कृत प्रत्यय होता क्या है। सबसे पहले तो हम कृत प्रत्यय जानें। जैसे कृत प्रत्यय ये हो गया, आ हो गया, आ ई, इस टाइप से जो होते हैं ये कृत प्रत्यय हो गए। आइए देखते हैं, ये देखिए क्रिया धातु है प्लस इधर कृत प्रत्यय है, और हमने क्रिया धातु को प्लस कृत प्रत्यय को जोड़कर हमने कृदंत बना दिया। कृदंत का देखिए जो अगर संधि विच्छेद करेंगे तो कृत प्लस अंत होता है, ध्यान रखिएगा इसका, ये भी एग्जाम्पल उसमें एग्जाम्स में आते रहते हैं। आइए देखते हैं चल। चल क्या है, चलना का एक धातु है, ठीक है, चल। इसमें कृत प्रत्यय हमने जोड़ा आ, तो क्या बना, चला, तो ये आपका कृदंत हो गया। मतलब इसमें हमें जो मुख्यतः है ना, हमें ये देखना है कि जो धातु है, जो क्रिया धातु है, क्रिया धातु में कृत प्रत्यय लगा है कि नहीं लगा है। अगर क्रिया धातु में कृत प्रत्यय लगा है तो कृदंत धातु हो गई, सॉरी कृदंत क्रिया हो गई, ठीक है। यहाँ देखिए दौड़, दौड़ क्या है, क्रिया धातु है, इसमें आ प्रत्यय लग गया तो कृदंत हो गया दौड़ा, ये आपकी कृदंत क्रिया हो गई। दौड़ा क्या हो गया, कृदंत क्रिया हो गई। भाग प्लस ई, देखिए ई जो है कृत प्रत्यय है, ठीक है, और इसको जोड़ने पर आपका हो गया भागी, भागी, और ये आपकी होगी कृदंत क्रिया। तो सिंपल सी बात है, कृदंत क्रिया की पहचान करने के लिए हम उसमें देखेंगे कि जो धातु है ना, जो क्रिया धातु है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। अगर उसमें कृत प्रत्यय लगा है तो उसको कृदंत क्रिया बोलेंगे। सिंपल सी बात, क्रिया धातु में कृत प्रत्यय जुड़ा है तो कृदंत क्रिया बनेगा। अब ये देखिए कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, क्रिया शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्रिया शब्द के अंत में जो भी प्रत्यय लगेगा उसी को कृत प्रत्यय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिया शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय बोलेंगे। समझ में आया आप लोगों को। क्रिया शब्दों के अंत में, क्रिया शब्दों का मतलब क्रिया की बात कर रहे हैं, क्रिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगता है, ठीक है दोस्तों। प्रत्यय होता क्या है, प्रत्यय मैं आपको बता दूं, जैसे एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है। उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है किसी भी शब्द के, किसी भी क्रिया हो गई चाहे कोई भी शब्द हो, उसके उपसर्ग पहले लगता है। जो प्रत्यय होता है ना वो बाद में लगता है शब्द के, तो वही चीज़ प्रत्यय बाद में ही लगता है। तो क्रिया के बाद में कोई अगर प्रत्यय लग गया उसी को बोलते हैं कृत प्रत्यय। देखिए ये है ना, ये कृत प्रत्यय, ये जो है ये क्रिया के बाद में ही लगी है, तो प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ता है। उसके बाद आता है नाम धातु क्रिया। इसमें क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली जो क्रियाएं होती है नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। क्या, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती है। अब इसमें क्या होगा कि नाम धातु क्रिया में क्रिया है ना, इसमें आपको छांटना पड़ेगा कि हाँ संज्ञा है कि नहीं, सर्वनाम है कि नहीं, विशेषण है कि नहीं। तो ठीक है, इन्हीं तीनों से अगर कोई क्रिया बन जाती है तो इसी को नाम धातु बोलते हैं। जैसे आइए देखते हैं, उसने मेरा खेत हथिया लिया। देखिए हमने उदाहरण देखा, उसने मेरा खेत हथिया लिया। इसमें क्या है, हाथ क्या होता है, हाथ एक संज्ञा है। हाथ क्या है, संज्ञा। तो ये हाथ से ये हथिया लिया, हाथ से हथिया, मतलब कि एक तरह से संज्ञा से आपका क्रिया का कार्य कर गई। जैसे बोलते हैं ना कि अरे यार उसने मेरी ज़मीन हथिया लिया, अरे यार मैंने उसको पेन लिखने के लिए दिया था, वो पेन मेरा हथिया ले गया। तो हथियाना जो होता है ना, ये हाथ संज्ञा का एक तरह से क्रिया रूप है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये संज्ञा से हमने ऑलरेडी जब इसको पढ़ा कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती है, तो देखिए संज्ञा से बनी हुई क्रिया है। अब देखिए, सतीश ने प्रिया को सम्मान के साथ अपनाया, ठीक है, सतीश ने प्रिया को सम्मान के साथ अपनाया। अब अपनाया क्या है, अब अपनाया क्या है, इसमें आप लोग है ना यहाँ पर एक देखिए क्रिया कार्य कर रही है। क्या कर रही है, क्रिया कार्य कर रही है। हालांकि अपनाया जो है ये अपना शब्द से बना है। अपना क्या है, अपना एक सर्वनाम है और सर्वनाम से अपनाया बन गया जो कि एक क्रिया बन गई। इसी क्रिया को तो नाम धातु क्रिया बोलते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे संज्ञा शब्द है और इधर नाम धातु क्रिया उसकी बनी है। तो संज्ञा शब्द हाथ है, हाथ से देखिए क्रिया बन गई हथियाना। लात एक संज्ञा शब्द है जिससे कि लतियाना बोलते हैं। जैसे गांव घर में कहते हैं ना, अरे यार उसको लतिया कह नहीं देते, ठीक है। उसी तरह लाठी एक संज्ञा शब्द है, लाठी से अगर क्रिया बनेगी तो लठियाना बोलते हैं या फिर लाठी मारना। ये सब चीज़ें देखिए गाँव में बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होती है, लोग प्रयोग में लाते हैं। जैसे
बोल देते हैं लोग, अरे यार इसको लठिया कह नहीं देते जब ज़्यादा ऐड रहे, तो बस वही चीज़ है लठियाना। तो अगर इन सब संज्ञा शब्दों से क्रिया बन गई तो इसी को नाम धातु क्रिया बोलेंगे, उसी क्रिया को नाम धातु क्रिया बोलते हैं। अगर हम सर्वनाम शब्दों से बातें करें तो देखिए अपना है, अपना से अपनाया क्रिया बन गया, अपनापन बन गया, तो इसी को नाम धातु क्रिया बोल गए। विशेषण शब्द हो गया, चिकना हो गया, ठंडा हो गया, ये सब विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो चिकना से चिकनाना बन गया और ठंडा से ठंडाना बढ़ गया, तो ये क्रिया बन गई। क्या बन गई? क्रिया। तो अगर मान के चलिए कि संज्ञा हो चाहे सर्वनाम या विशेषण हो, इन तीनों से अगर क्रिया बन जाती है तो हम उसको एक स्पेशली नाम देंगे, नाम धातु क्रिया। क्या बोलेंगे? नाम धातु क्रिया। हालांकि वो तो क्रिया तो है ही, बट अगर स्पेशली पूछ दे कि इसको क्या बोलेंगे तो नाम धातु क्रिया। देखिए एग्जाम्स में आजकल इतने क्वेश्चन के तरीक़ों को बदल रहा है, पूछने के जो तरीके हैं ना उनको बदल दे रहा सीधे एग्जाम्पल्स में। अगर उसमें एग्ज़ाम में दे देगा, पूछ देगा चिकनाना कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, कृदंत क्रिया है, इस टाइप से दे देगा, आपके बस के बाहर हो जाएगा। इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि समझ के पढ़ना, रटने से कुछ नहीं होता। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए गरम है, यहाँ पे क्या है? गरम विशेषण है। गरम से गरमाना हो गया। साठ, साठ क्या है? एक विशेषण है। साठ से सटियाना हो गया। दुबला, देखिए दुबला हो गया, जो दुबला है ना ये एक विशेषण है, ठीक है। दुबला से दुबलाना हो गया। क्या हो गया? दुबलाना। अब आइए देखते हैं, हम क्रिया का भेद करेंगे धातु के आधार पर, ठीक है। धातु के आधार पर क्रिया का भेद। तो इसमें तो आप लोग जानते ही हो, जो धातु के आधार पर है ये यौगिक क्रिया हो गई। यौगिक क्रिया का मतलब जब दो क्रियाएं एक साथ आए और दोनों मिलकर एक तरह से मुख्य क्रिया का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है इसमें, जब वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आएँ तथा दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का निर्माण करें, ठीक है। आप परिभाषा पढ़ोगे सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आ रही फिर तो आपका उदाहरण है ही रामबाण। देखिए क्या है उदाहरण, इसमें क्या दिया है? वह दूध पीकर गया, वह दूध पीकर गया, वह भाग कर आया। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे पढ़ते हो परिभाषा नहीं समझ में आता, फिर उदाहरण पढ़ते हो फिर भी नहीं समझ में आता है, तो सिंपल सी बात है, एक कोई उदाहरण लो आप। एक मिनट। वह दूध पीकर गया, अब परिभाषा पढ़िए। अब इसके बाद परिभाषा पढ़िए। जब वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आएँ तथा दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का निर्माण करें, ठीक है। तो इसमें देखिए दो क्रियाएं आएंगी, ठीक है। तो इसमें दो क्रियाएं बोला है, ठीक है ना। तो हमें उदाहरण में दो क्रियाएं को खोजना है। तो देखिए पीकर प्लस गया, दोनों क्रिया है कि नहीं है? है ना दोनों क्रिया, इसमें है ना दोनों क्रिया। देखिए पीना, पीना क्या है? क्रिया है, और गया, गया भी क्रिया है। तो देखिए पीकर गया, ठीक। हमने इसमें देखा दो क्रिया है, जब वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ हैं। अब यहाँ तक परिभाषा देख लिया और यहाँ तक हमारी बातें सटीक भी होगी एकदम परिभाषा के अनुसार। अब देखिए क्या दे रहा है, तथा दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का निर्माण करें, मतलब अब दोनों मिलकर एक क्रिया का निर्माण करेगा। पीकर गया, इसमें देखिए वैसे तो दो क्रिया है, लेकिन अगर हम सेंस की बात करें, भाव की बात करें, तो इसमें हमें एक ही क्रिया नजर आएगी। पीकर गया, अरे यार वह दारू पी करके गया, सॉरी वह पानी पी करके गया, दिल की बात निकल जा रही है। तो इसमें हमें अगर भाव के हिसाब से हमें एक ही क्रिया का मतलब पता चलेगा, लेकिन अगर उसका हम अलग अलग करेंगे तो उसमें डबल क्रिया आएगी। पीकर प्लस गया। अब देखिए यहाँ पर वह भाग कर आया, भागना क्या है? एक क्रिया है। आना क्या है? ये भी एक क्रिया है, ठीक है। इसमें दो क्रियाएं हो गई कि नहीं? फिर देखिए परिभाषा पढ़िए। जब वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आएँ, देखिए दो क्रियाएं एक साथ आई, परिभाषा के अनुसार एकदम सटीक बैठ रहा है। फिर उसके बाद क्या दिया है? परिभाषा पढ़िए। दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का निर्माण करें। अब दोनों मिलकर एक क्रिया का निर्माण करेगा, तो हम जब भी बोलते हैं कि अरे यार वह भाग कर आया, वह भाग कर गया, तो इसमें देखिए भाव जो है ना एक ही क्रिया का निकल रहा है, भागने का भाव निकल रहा है। इसमें आया साया, गया साया, ऐसा कोई मतलब नहीं आ रहा है। अगर हम ध्यान दे रहे बातों को तो सिर्फ भागने का, कि वह भाग कर आया, वह पी कर गया। इसमें मुख्य जो है एक तरह से पीने वाला अधिक, जो पी कर है ना, अब भाग कर, ये इस पर ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आपकी क्रिया ज़्यादा इस पर डिपेंड कर रही है। तो एक तरह से मुख्य क्रिया का निर्माण कर रहा है दोनों मिलकर के, उसी को बोलते हैं यौगिक क्रिया। यौगिक का मतलब ये होता है जुड़ा हुआ होना, बस वही चीज़ें हैं। आइए इसके अलावा भी अन्य क्रियाएं हैं, उसके बारे में देख लेते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं हमेशा। देखिए ये क्या है? विधि क्रिया। विधि क्रिया जो होती है इसमें आज्ञा का बोध होता है। क्या होता है? आज्ञा का बोध होता है। देखिए चले जाओ, रुक जाओ, आप अपने घर जाओ,
इसमें आप आज्ञा दे रहे हो ना कि आप चले जाओ, आप रुक जाओ, आप अपने घर जाओ, तो इसमें आज्ञा का बोध होता है, उसको बोलते हैं विधि क्रिया। उसके बाद होता है तात्कालिक क्रिया। ठीक है, तात्कालिक का मतलब होता है तुरंत। तो देखिए वाक्य में तत्काल कोई क्रिया होती है, जैसे पुलिस के जाते ही चोर भाग गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पुलिस के जाते ही जैसे ही ये चीज़ें हुई वैसे ही चोर तत्काल भाग गया, मतलब उसने जो चोर ने एक तत्काल कार्य किया, क्रिया किया भागने का, तो उसने तत्काल कर दिया। विपिन ने भूत देखते ही बेहोश हो गया। ठीक है, तो विपिन जो है भूत को देखते ही क्या हो गया, बेहोश हो गया, मतलब इसमें तुरंत तत्काल वाली कार्य हो रही है। उसको जैसे ही देखा वो बेहोश हो गया। चोर ने पुलिस को जैसे ही देखा वो तुरंत भाग गया, तो इसमें तत्काल वाली बातें हो रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं तत्काल क्रिया। उसके बाद आता है दोस्तों अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक का मतलब होता है नकल करना। ठीक है, अब इसका देखिए परिभाषा देखिए क्या है, जब एक ही ध्वनि दो बार आए और दोनों मिलकर एक क्रिया का निर्माण करें, अर्थात ध्वनियों का अनुकरण से बनती है, मतलब ध्वनियों की नकल से बनती है। इसका मतलब ये हुआ जैसे कोई भी ध्वनि है, ठीक है, वो दो बार आती है और दोनों मिल करके एक क्रिया बन जाती है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, उदाहरण समझेंगे हम। जैसे ये देखिए गड़गड़, गड़गड़, गड़गड़ से क्या बन गया गड़गड़ाना। टन टन से क्या बन गया, टनटनाना। थरथर, थरथर से क्या बन गया, थरथराना। टरटर, टरटर से क्या बन गया, टरटराना। अब सबसे बेस्ट तरीका देखिए कैसे समझा जाता है, समझने का तरीका देखिए। हमने उदाहरण देख लिया, हमें अभी भी नहीं समझ में आ रहा, हम परिभाषा पढ़ेंगे। क्या है परिभाषा, जब एक ध्वनि दो बार आए, देखिए इसमें जो है एक ध्वनि गढ़ है और गढ़ है, ये दो बार आ गई। ठीक है, आ गई दो बार, हमने परिभाषा के अनुसार बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया। और दोनों मिलकर एक क्रिया का निर्माण करें, और देखिए दोनों जो है मिल कर के एक क्रिया बन गई, गड़गड़ाना। क्या बन गई, गड़गड़ाना। अर्थात ध्वनियों के अनुकरण से बनती है, मतलब ध्वनि का अनुकरण है, मतलब नकल एक दूसरे की। तो गढ़ का नकल गढ़ किया है, तो एक गड़गड़ दोनों मिलकर गड़गड़ाना बन गया। आपकी दोनों ये परिभाषा है जो एकदम सटीक बैठ रही है। ये होता है समझने का तरीका है दोस्तों। अगर आपको परिभाषा नहीं समझ में आता है तो उदाहरण के माध्यम से देखिए, उदाहरण नहीं समझ में आता है तो क्या करिए कि धीरे धीरे फिर उदाहरण भी पढ़िए प्लस परिभाषा भी पढ़िए और मिलाते चलिए, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये होता है पढ़ने का बेस्ट तरीका। तो आपने अनुकरणात्मक क्रिया देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्रियार्थक संज्ञा, लेकिन उसके पहले देखिए दोस्तों एक चीज़ और है, अनुकरणात्मक क्रिया ही नाम धातु क्रिया ही होती है। समझ में आया आपको, नाम धातु क्रिया किसे बोलते हैं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बने हुई क्रिया को नाम धातु क्रिया बोलते हैं। समझ में आया, एग्जाम्स में आ जाएगा अनुकरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं, ऑप्शन दे देगा कृदंत क्रिया, नाम धातु क्रिया, तो फिर तो गायब हो जाओगे आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, इसी को नाम धातु क्रिया ही बोलते हैं। उसके बाद आता है क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार करे। क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं, जब कोई क्रिया है ना वो संज्ञा की तरह कार्य करे, संज्ञा के भांति व्यवहार करे। जैसे में उदाहरण देखिए, टहलना जो होती है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वतन के लिए मरना कीर्तिदायक है। देखिए टहलना क्या है, ये एक तो क्रिया है ना, बट यहाँ पर संज्ञा का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, संज्ञा के कार्य कर रहा है। यहाँ देखिए वतन के लिए मरना कीर्तिदायक है, मरना क्या है, क्रिया है, बट यहाँ पर भी एक संज्ञा का कार्य कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, संज्ञा कार्य कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये क्रिया वाला चैप्टर समाप्त हुआ और हमने बहुत अच्छे ढंग से कवर किया। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान से और मेहनत से पढ़िए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये आपका कोई भी एग्ज़ाम्स हो, यूपी लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, ठीक है, एमपी पुलिस हो, एमपीएसआई हो, बिहार पुलिस हो गया, कोई भी जिसमें हिंदी आती है, पूरा A to Z कवर किया गया है। कोई ज़रूरी मतलब आप लोग ये मत सोच लेना कि हाँ मतलब ये छोटे एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, ये जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं ना जिसमें हिंदी आती है एक दिवसीय एग्ज़ाम्स में, उसके लिए बहुत ही बेस्ट मतलब बहुत ही बेस्ट मटेरियल है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और प्लीज़ इतना कर दीजिएगा कि कम से कम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आता तो लाइक कीजिए, नहीं तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।